दोस्तों, स्वागत है आपका आईएससी लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी। जो हमारा जो सीरीज है ये पॉलिटी क्विक रिवीजन करके सीरीज होगा, जिसमें कि हम कंप्लीट पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब हम एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम में जो मेन फोकस होगा हमारा बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज। और आज का पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल को अच्छे से हम डिकोड करेंगे। ठीक है, उनके एक एक कंसेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे और मैं भी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की। ठीक है, चलिए प्रीएम्बल। प्रीएम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि इसका लाइन है सबसे पहले, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and to secure all its citizens। देखो, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, एज ए सिटीजन मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को प्रीएम्बल के लाइन याद रहना चाहिए। ठीक है, क्यों याद रहना चाहिए? क्योंकि प्रीएम्बल जो है ना एक प्रीफेस है। जैसे आप कोई किताब पढ़ते हो तो सबसे पहले प्रीफेस होता है, और प्रीफेस में हमें पता चलता है कि जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर होगा ना, जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर होगा बुक्स का, वो क्या कहने वाला है। तो उसी प्रकार जो है ना ये क्या है, प्रीएम्बल जो है एक प्रीफेस है, और इसको कहा जाता है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम अच्छे से समझेंगे, अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं सोर्स ऑफ द ऑथोरिटी के बारे में। ठीक है, देखो सोर्स ऑफ द ऑथोरिटी से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रीएम्बल है ना, और मैं पेन को मोटा कर लेता हूँ। हाँ, प्रीएम्बल, प्रीएम्बल के 4 कंपोनेंट हैं। देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ प्रीएम्बल। ठीक है, पहला कंपोनेंट है कि सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ द ऑथोरिटी। दूसरा कंपोनेंट है ऑब्जेक्टिव, कि कौन जो प्रीएम्बल है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तीसरा है नेचर, प्रीएम्बल हमें ये बताता है कि स्टेट जो है हमारे उसका नेचर क्या है, नेचर। और चौथा होता है डेट ऑफ एडॉप्शन। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट है आपके प्रीएम्बल के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ द ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ द ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब ये कि जो पीपल है ना इंडिया का, वो क्या है, ऑथोरिटी है, सोर्स ऑफ ऑथोरिटी है। इसको आगे मैं एक्सप्लेन अच्छे से करूँगा। ठीक है, देन सोर्स हो गई। ठीक, अब है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पेन ले लेता हूं मैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। हर की वर्ड को हम समझेंगे। ठीक है, अभी आप जस्ट कंसेप्ट समझो। उसके बाद नेचर। नेचर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? नेचर ये है कि हम सॉवरेन हैं, सोशलिस्ट हैं, सेक्युलर हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। और डेट ऑफ एडॉप्शन है हमारा 1949, 26 नवंबर। ठीक है, ये ओवरऑल। अब इसको हम अलग अलग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, देखो वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना डिराइव करता है ऑथोरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, और जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो भी पीपल के ऊपर वेस्ट होता है, मतलब नॉट इन सिंगल एनी इंडिविजुअल और एक्सटर्नल पावर। ठीक है, एक पीपल ऑफ इंडिया के ऊपर जो है ये क्या करता है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लाई करता है, कोई एक्सटर्नल पावर के ऊपर नहीं।
ठीक है, चलिए आगे है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स में सबसे पहले हम समझेंगे सॉवरेन। नेचर में मैंने आपको बताया था ना, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। तो सॉवरेन क्या होता है? सॉवरेन का मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब क्या समझे? इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब हुआ फ्री टू कंडक्ट इट्स इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है। दूसरा, नो फॉरेन बॉस कोई नहीं है हमारे कंट्री के ऊपर कि कोई कुछ बोलेगा हम सुन लेंगे, नहीं भाई। वी आर अ इंडिपेंडेंट स्टेट एंड वी आर फ्री टू डिसाइड आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक। नॉट ए डिपेंडेंसी और ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। हम किसी के, कोई भी कंट्री के क्या है, डोमिनियन नहीं है। ठीक है, डोमिनियन नहीं है। ठीक। और तीसरा कि जो हम मेंबर है, यूएन मेंबरशिप, जो हम कहते हैं ना कि हम यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं और या कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशन प्लस कॉमनवेल्थ के हम मेंबर हैं, इंडिया कॉमनवेल्थ। ठीक है, ये इंडिया का सॉवरेनिटी को कंप्रोमाइज नहीं करता है। ठीक है, इफेक्ट नहीं करता है सॉवरेनिटी को। तो ये है सॉवरेन, पहला नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। दूसरा है सोशलिस्ट। देखो, इंडिया जो है ना फॉलो करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इंडिया क्या फॉलो करता है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक। अब देखो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है कि वेयर, जहां पे पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करता है, को एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जिसको हम लेमन भाषा में बोलते हैं, हम फॉलो करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, दिस इज डिस्टिंक्ट, मतलब ये हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ना, ये अलग है कम्युनिस्ट मॉडल से। ठीक है, कम्युनिस्ट मॉडल से ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म डिफर करता है। ठीक है, जो कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ सोशलिज्म है ना, जो कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ सोशलिज्म है, वो क्या करता है कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो नेशनलाइज्ड रहता है। नेशनलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये आपका क्या था? सॉवरेन। और ये जो वर्ड है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जोड़ा गया था। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेट प्लस पब्लिक को एग्जिस्ट करता है। ये गांधीन फिलॉसफी के ऊपर, मार्क्सिस्ट ब्लेंड के, ठीक है, के आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। अगला है सेक्युलर। ठीक है, सेक्युलर। सेक्युलर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वर्ड है, बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं सेक्युलरिटी क्या होता है। अलग अलग डेफिनेशन है। इंडिया का सेक्युलर के बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, सेक्युलर एक पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म की बात करता है यहाँ पे। ठीक है, सेक्युलर जो है ना, ये वर्ड जो है पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म की बात करता है यहाँ पे, जहाँ पे हम कहते हैं कि ऑल रिलीजन इन कंट्री हैव द सेम स्टेटस। जितने भी रिलीजन है हमारे कंट्री में, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, ठीक है, हैव द सेम स्टेटस एंड रिसीव, स्टेटस सेम होता है और रिसीव करता है इक्वल सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। इक्वल सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, स्टेट सपोर्ट्स ऑल रिलीजन इक्वली। सेक्युलरिज्म जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी किया जाता है, एक्सप्लिसिटली गारंटीड बाय आर्टिकल 25 to 28, जो कि फंडामेंटल राइट के अंदर आता है
और वो है राइट और फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये भी जो वर्ड है सेक्युलर, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के 1976 के अंदर ऐड किया गया था। ये बहुत पॉजिटिव कंसेप्ट है, इसमें स्टेट सपोर्ट करता है ऑल रिलीजन को इक्वली। ठीक है, समझ गए। आगे है डेमोक्रेटिक। ये अब डेमोक्रेटिक क्या होता है भाई? देखो, जो डेमोक्रेटिक है ना, ये बेस्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। ठीक है, अब पॉपुलर सॉवरेनिटी क्या होता है? देखो, पॉपुलर सॉवरेनिटी होता है जहां पे जो पीपल है, पीपल पॉजेस सुप्रीम पावर। ठीक है, और जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया हैज एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया हैज एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, दूसरा, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री। अब देखो, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव में क्या मतलब क्या हुआ यहाँ का? हम जो है ना, प्राइम मिनिस्टर को क्या करते हैं, जो हमारे हेड होते हैं स्टेट के या प्रेसिडेंट होते हैं, उसको क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को पहले चूज करते हैं वोट से, और वो जो है क्या करता है, डिसाइड करता है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो, मैनिफेस्टेशंस जो हम फॉलो करते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 18+ वोट देता है। हमारे यहाँ पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं, और जो इलेक्शंस होते हैं वो रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब जब हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें हैं, तो अब यहाँ पे हम साथ साथ क्या करते हैं कि आपको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के साथ साथ आपको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में भी बता देते हैं। ठीक है, अब देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है ना, वो फॉलो होता है स्विट्जरलैंड में। एग्जाम्पल के लिए आप याद कर सकते हैं, मेंस में लिख सकते हो। स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड ऐसे मैं आगे बताऊंगा, चलो मैं आगे ही बताऊंगा, अभी यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, अभी हम कीवर्ड को समझते हैं। रिपब्लिक, अब आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक, हाँ, बहुत 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 बढ़िया चीज़, बहुत बढ़िया चीज़। रिपब्लिक, देखो, रिपब्लिक में जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्ट हो चाहे इनडायरेक्टली इलेक्ट हो, बट हमारे यहाँ इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, ठीक है, ये जो प्रेसिडेंट होते हैं रिपब्लिक में होते हैं, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, वेस्टिंग द पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल, नॉट इन ए सिंगल इंडिविजुअल लाइक ए किंग। रिपब्लिक और एक मोनार्क को समझते हैं अच्छे से। रिपब्लिक हो गया और एक होता है मोनार्क। मोनार्क में क्या होता है, जो किंग के ऊपर पूरा पावर होता है, किंग इज पावरफुल। बट रिपब्लिक में क्या होता है, जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो पीपल, इन द पीपल। और यहाँ पे जैसे किंग में क्या होता है कि प्रिविलेज्ड क्लास होते हैं, जैसे कि कोई राजा और राजा का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा, इस तरह का हम हायरार्की फॉलो करते हैं, हेरिडिटरी फॉलो करते हैं। लेकिन जो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, यहाँ पे अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास होता है। ऑल पब्लिक ऑफिसेस आर ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कोई भी इंडियन सिटीजन्स जो है वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ठीक है, ये था रिपब्लिक। की डिस्टिंक्शंस क्या है, देखो, रिपब्लिक, मोनार्क, दोनों में जो डिफरेंस ये है कि जो रिपब्लिक में जो हेड ऑफ स्टेट होता है ना, वो क्या होता है, इलेक्टेड होता है, जैसे कि इंडिया में के प्रेसिडेंट। ठीक, और यहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो मेंटेन करते हैं हेरिडेटरी पोजीशन, जो कि आपको कहाँ दिखेगा, ब्रिटेन में दिखेगा। ठीक है, समझ गए।
कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो है हम पढ़ेंगे जस्टिस। जो आइडियल्स ऑफ जस्टिस है ये लिया गया है आपका रशियन रेवोल्यूशन से। रशियन रिवॉल्यूशन से जो है ये आपका इसका जो आइडिया लिया गया जो कि है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये जो कंसेप्ट है आपका ये रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया, ठीक। जब हम सोशल की बात करते हैं, सोशल की बात करते हैं तो सोशल का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, कलर, रेस, सेक्स एट्सेट्रा। कोई भी जो है आपका जो सोशल जस्टिस होगा वो इक्वल होगा ऑल सिटीजन्स के लिए इरेस्पेक्टिव ऑफ और कास्ट, बेस्ड, रिलीजन एट्सेट्रा। उसके बाद बात होती है इकोनॉमिक जस्टिस की। इकोनॉमिक जस्टिस ये एलिमिनेट करता है इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनइक्वालिटीज इन इनकम, इनइक्वालिटीज इन प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक। ये जो इनइक्वालिटीज है ना वेल्थ में, इनकम में, प्रॉपर्टी को, उसको क्या करता है ये एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, ठीक। उसके बाद आता है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। देखो, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव पॉलिटिकल राइट। कोई भी सिटीजन्स सबका पॉलिटिकल राइट इक्वल है। एक्सेस टू पब्लिक ऑफिसेस, ठीक है, सबके लिए पॉलिटिकल ऑफिस, पब्लिक ऑफिस ओपन है। एंड इन गवर्नमेंट भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये है इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है। बोले अब देखो, जो सोशल जस्टिस है और इकोनॉमिक जस्टिस है ये दोनों मिला के क्या बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। ये हो गया सोशल जस्टिस। अब आगे है लिबर्टी। अब पढ़ेंगे लिबर्टी। भाई ये लिबर्टी क्या होता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये लाइन जो है आपका लिया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, याद रखना। ये लाइन कहाँ से लिया गया? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। जो ये लिबर्टी है ना, ये एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है, ये क्वालिफाइड है, कुछ लिमिटेशंस है। ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको लिबर्टी मिल गया आप कुछ भी बोल दोगे, किसी को 10 गाली दे दोगे, रोड पे चल रहे हो तमाचा मार दोगे, किसी को धक्का मार दोगे, नहीं, ये दैट इज़ नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, ये क्वालिफाइड है। देयर आर लिमिट्स इन, जब हमको लिबर्टी की हम बात करते हैं। थॉट्स, एक्सप्रेशन का मतलब कुछ भी हम कर देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब डेफिनेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपको लिबर्टी का डेफिनेशन बताता हूँ। लिबर्टी, देखो, लिबर्टी absence of restraints on the activities of individuals, all also providing opportunity for the development of individual personality, ठीक है। कि आपको ना एक वो मिल रहा है, फ्रीडम मिल रहा है, कि आप जो इंडिविजुअल को एक फ्रीडम मिल रहा है कि आप अपने एक्टिविटीज़ को अपने तरीके से करें, अपॉर्चुनिटी दिया जाता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ के लिए, ठीक है। उसके ऊपर आपको रेस्ट्रेंट्स नहीं है, ऑब्स्टेक मतलब वो नहीं, लिमिट नहीं किया आप, ठीक है। एक लिमिट तक आप अपने आप को क्या कर सकते हो, इन्हांस कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें की एट्रीब्यूट्स जो है, जैसे कि ये पहली बात जो मैंने आपको एब्सोल्यूट नहीं है नेचर में, ठीक है, ये क्वालिफाइड है, ठीक। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक। और जो स्कोप है ना लिबर्टी का, वो कॉन्स्टिट्यूशन में हम आगे जब पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, तो वहाँ पे हम अच्छे से आपको समझाएंगे। तो ये है लिबर्टी, ठीक। इक्वालिटी, इक्वालिटी, इक्वालिटी अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, जो मैंने आपको बताया था। इक्वालिटी में जब सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, जो
किसी किसी क्लास ऑफ सोसाइटीज़ को मिलता था पहले के ज़माने में, राजा महाराजा लोगों को। ये नहीं भाई, अब इक्वालिटी सबको सेम मिलेगा, ठीक है, ठीक। जिसमें कि सिविक इक्वालिटी की बात की जाती है। सिविक इक्वालिटी जो है आपको गारंटी दिया जाता है फंडामेंटल राइट के द्वारा। आर्टिकल 14 to 18 में आपको ये इक्वालिटी देखने को मिलेगी। हम अच्छे से फंडामेंटल राइट में समझेंगे जो कि, ठीक। पॉलिटिकल राइट की बात भी किया जाता है, जिसमें कि आर्टिकल 325, आर्टिकल 326। आर्टिकल 325 क्या कहता है? आर्टिकल 325 कहता है कि नो इन एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्टरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी ये है कि जो इलेक्शंस जो रोल होगा वो ग्राउंड इसके बेसिस पे नहीं होगा, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक। आर्टिकल 326 बात करता है एडल्ट सफरेज की, ठीक है, एडल्ट सफरेज की, ठीक। इसको हम डिटेल में बात करेंगे, ये प्रीएम्बल लिखता समझते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक, जो कि आपको प्रमोट किया जाता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आपको डीपीएसपी में देखने को मिलेगा। जब आर्टिकल 39 को हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 39 क्या कहता है? आप कमेंट करके हमें बताओ, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, ठीक है। फ्रेटर्निटी इज अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा की बात करते हैं। ये एंश्योर करता है डिग्निटी, एश्योर करता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। दूसरा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक। जो कि इंटीग्रिटी वर्ड जो है, ये जो इंटीग्रिटी वर्ड है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था। देखो, सिंपल भाषा में फ्रेटर्निटी का मतलब ये हुआ, ये जो है एक क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है क्या, सिंगल सिटीजनशिप एंड द फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रमोट हार्मनी। 51A में फ्रेटर्निटी जो है, 51A आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और आपका जो सिंगल सिटीजनशिप की भाषा है, ये क्या है, ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फ्रेटर्निटी की बात कर रहा है कि भाईचारा को डेवलप करने के लिए आर्टिकल 51 मतलब फंडामेंटल ड्यूटी, हर सिटीजन्स का ड्यूटी है कि ये करो। ये नहीं कि भाई तुम अपर कास्ट से हो, तुम इस कास्ट से हो, तुम्हारा ड्यूटी ये नहीं, सबका जो है ड्यूटी सेम है, ठीक। सिंगल सिटीजनशिप, ठीक, समझ गए। आगे बात करते हैं भैया। अब है कि क्या प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो, 1960 में जो बेरीबारी यूनियन केस हुआ था, उसमें कहा था कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। 1973 में केशवानंद भारती केस में कहा कि यस, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में भी बोला गया कि ये प्रीएम्बल जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक। अभी का जो करंट स्टेटस है, इट इज ए पार्ट बट नॉट जस्टिसेबल, ठीक है। ये हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि बेरीबारी यूनियन केस है, केशवानंद भारती केस। जब इम्पॉर्टेंट केसेस की बात करेंगे तो उसमें हम जो है सारे इम्पॉर्टेंट केस आपको बताएंगे, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को देखते हैं, ठीक है। और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो प्रीएम्बल जो है एक ही बार पूरा हिस्ट्री में अमेंड हुआ, वो हुआ था 1976 में, ठीक। जब हम पहले की बात करते हैं, 1976 बिफोर और आफ्टर। बिफोर में क्या था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का लाइन था, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये लाइन थी। जब अमेंडमेंट हुआ, इसमें सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हो गया ऐसे, ठीक। यहां पे यूनिटी ऑफ द नेशन था, यूनिटी ऑफ द नेशन। जब अमेंडमेंट के बाद ये बन गया यूनिटी प्लस इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। समरी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का सिंपल परिभाषा में मैं आपको समझाता हूँ। समझाता क्यों, याद कर लेना ये कि 3 जो है नए वर्ड जोड़े गए थे।
वो कि जोड़ा गया था सॉवरेन, ये देखो ये निमोनिक्स मैंने यहाँ पे डाला भी है, सॉवरेन सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। ठीक, आपको ये मैंने बता ही दिया, इच प्रियम्बल ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, क्या प्रियम्बल जो है अमेंड हो सकता है आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन के। केशवानंद भारती केस में ये बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड, बट इतना होना चाहिए जब अमेंड होगा तो बेसिक स्ट्रक्चर इसका हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका प्रियम्बल, ये था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट डेमोक्रेसी टूल के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम बताएंगे इसको। ठीक है, कि ये रेफरेंडम जो कि ये आपको स्विट्जरलैंड में जो है ये एक्टिव इन इंडिया में नहीं होता टूल। रेफरेंडम डायरेक्ट वोट होता है ऑन लॉ, इनिशिएटिव पीपल प्रपोज करता है बिल, रिकॉल रिमूव ऑफिसर्स अर्ली। ठीक है, ये आपका कुछ टूल्स हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। ठीक है, वो नोट कर लेना जो नोट्स में आप कि सिग्निफिकेंस ठीक, पहला सिग्निफिकेंस, इट कंटेन्स द ग्रैंड एंड नॉवेल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंटेन्स ए ग्रैंड एंड नॉवेल विजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, दूसरा, इट एक्ट एज ए सोल और एसेंस ऑफ इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा, इट्स का जो प्रियम्बल का जो आइडियल है ना, आइडियल्स, वो बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किए थे नेहरू जी, ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1946 को। ठीक है, और अडॉप्ट किया गया था 1947 जनवरी में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, ठीक, ये जो फिलॉसफी है, जो इसका फिलॉसफी है, इट फिलॉसफिकली रिसेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये यूएसए से भी इसका जो है ना फिलॉसफी ये लिया गया था प्रियम्बल का। तो ये था आपका रिवीजन कंप्लीट। प्रियम्बल को मैंने आपको समझाने की कोशिश किया लाइन बाय लाइन। कीप रिवीजन थ्रू दीज नोट्स। आपको ये जो है आपको मिल जाएगा। आपको आप ये जो रिवीजन आई इसके नोट्स हैं उसे भी पढ़ सकते हो, और ये आपको टेलीग्राम चैनल में ये PDF आपको मिल जाएगा IAS लर्निंग करके, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले सेशन में।